तो दोस्तों, अगर आप उन चंद लोगों में से हैं जो 2 लाख के बजट में एक ऐसा कैमरा ढूंढ रहे हैं जो कि आपके लिए म्यूजिक वीडियो, शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, टीवी एड, फीचर फिल्म सब कुछ शूट कर सके और टॉप नॉच प्रोफेशनल क्वालिटी में, तो भाई ये वीडियो आप ही के लिए है। What's up my lovely friends? Hope you guys are doing fantastic today. So guys, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में देख के पता चल ही गया होगा कि ब्लैक मैजिक ने अपना नया कैमरा लॉन्च कर दिया है, मतलब अपग्रेड पॉकेट 6K का नया मॉडल निकाल दिया है, पॉकेट 6K प्रो। और ये वीडियो उसी के बारे में होने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ उन लोगों को जानकारी देना चाहूँगा जिनको बिल्कुल नहीं पता कि ब्लैक मैजिक कौन सी चिड़िया का नाम है, जो अभी भी काला जादू समझ रहे हैं इसको। तो गाइज, हम लोग जो आज तक अपने कैमरे यूज़ करते हैं, स्पेशली मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, इंडियन मार्केट में अपने वेडिंग वाले भाई लोग या नॉर्मल कमर्शियल फैशन वाले जो नॉर्मल लोग हैं, वो लोग जो भी कैमरा यूज़ करते हैं अपने प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए, वेडिंग्स के लिए या नॉर्मल प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि आपका 5D Mark IV हो गया, कैनन का R5 हो गया, सोनी A7S, A7 II, A7 III, ये सारे कैमरे हाइब्रिड कैमरे हैं, मतलब 50% फोटो 50% वीडियो। और समय के साथ इनकी क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है वीडियो की। लेकिन आज भी अगर आप इनकी क्वालिटी को एक प्रॉपर सिनेमा कैमरा की क्वालिटी से कंपेयर करेंगे तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा आपको। चाहे हम कितना भी S-Log 2, S-Log 3, 8 बिट 10 बिट कुछ भी शूट कर लें, आप प्रॉपर सिनेमा कैमरा से compete नहीं कर सकते वीडियो के मामले, क्योंकि वो वीडियो का स्पेशलिस्ट होता है वो कैमरा। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि भाई, अगर सिनेमा कैमरा की वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी है तो फिर हम लोग सिनेमा कैमरा ही क्यों नहीं यूज़ कर लेते। उसके दो कारण हैं, एक उसका कीमत, दूसरा उसको हैंडल करना। सिनेमा कैमरे लगभग 14 से 15 लाख रुपए से स्टार्ट होते थे, ठीक है। और उनको हैंडलिंग के लिए ऐसा नहीं जैसे हम लोग, मैं अपना X6400 या आप अपना A7S II अकेले चला लेते हैं ना, उसके लिए कम से कम 2 से 3 लोग चाहिए होते हैं। एक बंदा फोकस देखेगा, एक बंदा कैमरा एडजस्ट करेगा और एक जो DP होता है आपका, वो तो होता ही है। ये सीन है। लेकिन ये सब कुछ ब्लैक मैजिक डिज़ाइन के मार्केट में आते ही चेंज हो गया। ब्लैक मैजिक डिज़ाइन ने अपना पहला पॉकेट सिनेमा कैमरा 2012 में लॉन्च किया, जो एक्चुअल में प्रॉपर सिनेमा कैमरा था, जो कि आप पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। और इसकी कीमत थी 1 लाख के आसपास, और उसने आते ही मार्केट में धमाल मचा दी। लेकिन इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस थी। और अब अगर हम देखें तो उनकी जर्नी काफ़ी लंबी हो चुकी है। और अब अगर पॉकेट सिनेमा के लाइनअप की बात करें तो आज की डेट में हमारे पास 2 कैमरे थे इनके। एक पॉकेट सिनेमा 4K, जो कि एक माइक्रो 4/3 सेंसर वाला कैमरा है और जिसकी कीमत लगभग 1,30,000 1,40,000 के आसपास है। और दूसरा इनका कैमरा है पॉकेट 6K, जिसमें कि APS-C सेंसर लगा हुआ है। उसकी कीमत लगभग 1,99,000 के आसपास है। और कल जो उन्होंने एक नया मॉडल लॉन्च करा है वो है पॉकेट 6K प्रो, जिसकी कीमत लगभग मैं एंड में बताऊंगा आपको। अभी बता दूंगा तो आप लोग भाग जाओगे, ठीक है। इनके फीचर ऑलमोस्ट सेम है। बेसिकली बोले तो 6K और 6K प्रो में जो शूटिंग सेटिंग है, जो रेजोल्यूशन है, वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। वो आपको सब कुछ वैसे ही मिलता है। दोनों ही कैमरे 6K अप टू 60p तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, 2.8K 120 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये सिनेमा कैमरे हैं तो इनके अंदर स्टिल की कैपेबिलिटी है, लेकिन लिमिटेड है। आप ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि आप इसको लेके प्री वेडिंग शूट करने निकल जाए, फोटो शूट, वो पॉसिबल नहीं है। रेफरेंस के लिए स्टिल्स भी ले सकते हैं आप, ठीक है। अब चूंकि ये सिनेमा कैमरे हैं तो ये नॉर्मल MP4 में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये करते हैं एप्पल प्रोरेस में रिकॉर्ड। और दूसरा एक रॉ फॉर्मेट होता है जो ब्लैक मैजिक का अपना प्रोप्राइटरी है, वो है B-RAW, ब्लैक मैजिक रॉ। इन दोनों फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं। अब अगर आप लोग एडिटर हैं, आप में से कोई एडिटर का एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे लोग अपनी वीडियो को पहले कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद जाके एडिटिंग करते हैं। और वो जो कन्वर्ट करते हैं ना, वो प्रोरेस में करते हैं, क्योंकि प्रोरेस में सबसे बढ़िया एडिटिंग होती है। फाइल बहुत हैवी होती है, बहुत हैवी फाइल निकलेगी, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत हाई होगी। आप उसमें कलर ग्रेडिंग करेंगे तो बहुत बढ़िया कलर आएंगे। तो अब बात करते हैं चेंजेस की, कि भाई 6K प्रो में चेंज क्या क्या हुआ है। तो सबसे बड़ा जो पहला चेंज है और जो मेरा फेवरेट चेंज है, वो है इस कैमरे के अंदर अब इंटरनल ND लग के आता है, ND फिल्टर। अप टू 6 स्टॉप, मतलब 246 स्टॉप तक का ND फिल्टर कैमरे के अंदर ही है, जिसको आप एक बटन दबा के ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। और आपको कोई लेंस के आगे वो टिपिकल अपने ND फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है।
मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जो कैमरे के अंदर जो इनबिल्ट एंटी होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं, उनकी क्वालिटी बेटर आती है, उसमें विग्नेट वगैरह कलर की क्वालिटी रेंडरिंग बेटर निकलती है और टाइम भी बर्बाद नहीं होता कि बार बार खोलो लगाओ फिर उसमें हाथ के दाग लग जाते हैं, वो सब नहीं है। तो ये बहुत ही बढ़िया चेंज है। अगला जो चेंज है इसमें, जो मेजर चेंज है वो है इसकी स्क्रीन का। हालांकि इंडस्ट्री में सबसे बड़ी एलसीडी स्क्रीन इसी कैमरे के अंदर मिलती है, लेकिन वो फिक्स होती थी। इसमें इन लोगों ने हमको अब टिल्ट का ऑप्शन दे दिया है, टिल्ट अप और टिल्ट डाउन। गाइस ये सिनेमा कैमरा है, ये वी लॉगिंग कैमरा नहीं है, तो जितने भी सिनेमेटोग्राफर या डीपी होते हैं उनको टिल्ट अप और डाउन ही चाहिए होता है, उनको फ्लिप नहीं चाहिए होता, क्योंकि वो कभी कैमरे के सामने नहीं आते। इसमें पहले से ही टच स्क्रीन का ऑप्शन था और बहुत बढ़िया मेन्यू सिस्टम था इसका, मतलब वन ऑफ द बेस्ट मेन्यू सिस्टम है इंडस्ट्री के अंदर ब्लैक मैजिक डिज़ाइन का। प्लस सबसे बढ़िया बात यह है कि अब जो इनका मॉनिटर है वो, इसकी जो ब्राइटनेस है वो 1500 निट्स हो गई है, 1500 निट्स। ब्राइटनेस लेवल को हम निट्स में नापते हैं और आप ऐसे कंपेयर करें कि हमारा, जैसे मेरा सोनी का A6400 कैमरा है, तो इसके अंदर जो सनी वेदर वाली सेटिंग है अगर मैं वो एक्टिवेट कर लूँ जिसमें कि मेरा मॉनिटर बहुत ब्राइट हो जाता है, उसमें भी लगभग 600 से 700 निट्स के आसपास की रीडिंग होती है वो, लगभग अंदाजे से, मतलब मैंने कहीं पढ़ा है। अब आप लगा लो कि अगर उसमें 700 होती है तो 1500 उसका डबल हो गया, मतलब जो एटमॉस का निंजा वी आता है वो भी 1000 नेट के आसपास होता है। तो मतलब जो टिपिकल जो एक्सटर्नल मॉनिटर है उनसे भी ज़्यादा ब्राइट स्क्रीन होगी, तो आपको भाई कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है डे लाइट में इसको शूट करने में। और अगला जो चेंज है, सबसे बड़ा चेंज, मतलब ये जो 3 चेंज है इनके चक्कर में ये कैमरा फेल हो रहा था और कंपनी ने वही तीनों चेंज ठीक कर दिया। 2 मैं आपको बता चुका हूँ, तीसरा जो मैं वो बताने जा रहा हूँ वो है इसकी बैटरी लाइफ। पहले इसमें कैनन की LPE6 बैटरी लगती थी, जो कि हमारे 5D मार्क 4 में यूज़ होती है। वो बैटरी लगने के बाद कैमरा मुश्किल से 20 से 25 मिनट का बैकअप देता था। तो भाई 20 से 25 मिनट में किसी का कुछ नहीं हो सकता, तो लोग या तो वी माउंट बैटरी खरीदते थे, जो कि 20 हज़ार की एक एक बैटरी आती है और कैमरा भी हैवी हो जाता है, और या फिर ड्रॉप ही कर देते हैं इसका आइडिया। अब इन लोगों ने इसमें बैटरी चेंज करके सोनी की जो NPF 750 सीरीज़ वाली बैटरी है वो डाल दिया, तो उससे इसका बैकअप काफ़ी बढ़ गया है। और साथ में ही एक नई बैटरी ग्रिप भी लॉन्च कर दी है, जो कि आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी, लगभग $150 की बैटरी ग्रिप है। उस बैटरी ग्रिप में 2 सोनी की बैटरियाँ लग जाती हैं। और बढ़िया बात पता है क्या है? बढ़िया बात यह है कि आप जब वो बैटरी ग्रिप लगाएंगे तो आपके जो कैमरे के अंदर जो बैटरी लगी है वो भी लगी रहेगी, तो बेसिकली आपके कैमरे में एक समय में तीनों बैटरियाँ एक साथ चलेंगी। और ये जो नीचे ग्रिप लगी होगी ना, ये ग्रिप कैमरे को पावर नहीं देगी, ये ग्रिप आपकी उस बैटरी को चार्ज करती रहेगी, ट्रिकल चार्ज करती रहेगी। तो आपको टोटल 3 घंटे का रन टाइम मिलेगा अपने इस कैमरा में, इस पूरे बैटरी ग्रिप और बैटरी के सेटअप के साथ। और एक और प्लस पॉइंट है, अगर आपकी बैटरी ग्रिप की बैटरी खत्म हो जाए तो आप उसको निकाल के बैटरी चेंज कर सकते हैं, आपको कैमरा बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैमरा की जो अंदर बैटरी है वो तो चल ही रही है। ठीक है, तो ये मतलब डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वाले लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है आज की डेट में। अब इसमें 2 XLR पोर्ट आते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप 2 प्रोफेशनल क्वालिटी माइक्रोफोन अपने कैमरा में डायरेक्टली लगा सकते हैं और टॉप क्वालिटी का ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें डायरेक्ट आप DC पावर का ऑप्शन भी है, केबल आती है, तो अगर आपके पास कहीं ऐसी जगह पर रिकॉर्ड कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास पावर वगैरह अवेलेबल है, तो आप सीधे प्लग लगा के अपने कैमरे को दीवार से ही चला सकते हैं, बैटरी का चक्कर ही खत्म है। सारे जितने भी इंडस्ट्री में हमारे मोस्टली पोर्ट्स की ज़रूरत होती है वो सब कुछ है SDI को छोड़ के, इसमें वो सारा ऑप्शन है। इसके अलावा इसमें एक एक्सटर्नल व्यू फाइंडर एक्सेसरी भी आ रही है। कैमरे में वैसे कोई व्यू फाइंडर नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके हॉट शू में लगा के उसको यूज़ कर सकते हैं और वो आपको व्यू फाइंडर की कैपेबिलिटी देगी, और उसमें 70 डिग्री का टिल्ट अप टिल्ट डाउन भी हो जाता है। तो जिन लोगों को व्यू फाइंडर में देखने का शौक है उनके लिए वो बढ़िया है, लेकिन भाई $500 की वो एक्सेसरी है। इनकी ऐप आती है जो आप एंड्रॉयड और एप्पल डिवाइस में इंस्टॉल करके अपने कैमरे को वायरलेसली कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसमें CF और SD कार्ड का ऑप्शन है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली SSD लगा के और उसमें वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि जब आप वापस घर आएंगे तो आपको कोई कॉपी वॉपी करने का चक्कर नहीं, वही SSD सीधे कंप्यूटर में लगाइए और एडिटिंग शुरू कर दीजिए। एडिटिंग से ही ध्यान आया कि जो इनका टॉप का सॉफ्टवेयर है जिसको हम दाविंची रिजॉल्व बोलते हैं, दाविंची रिजॉल्व अपने हर कैमरे के साथ उस सॉफ्टवेयर का स्टूडियो वर्जन फ्री देता है, जो कि मार्केट में 23,000 रुपये का है। सारे पोर्ट्स के अलावा इसमें एक चीज़ होती है टाइम कोड जनरेटर, वो भी इस कैमरे के अंदर इनबिल्ट है। टाइम कोड बोलने को बेसिकली बोले तो आपको जब आप मल्टी कैमरा शूट करते हैं, आपके लोकेशन पे 5-7 कैमरे एक साथ लगे होते हैं, तो कई बार आपको उनको सिंक करना होता है। सिंक करने के लिए टाइम कोड जनरेटर होना बहुत ज़रूरी, नहीं तो आप मैनुअली सिंक करने में पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। इसके अलावा अगर लेंस माउंट की बात करें तो इसमें कैनन का EF माउंट है, तो कैनन के सारे लेंसेज कैमरा में रख सकते हैं। ऑटो फोकस के बारे में मेरे से मत पूछना, क्योंकि ऑटो फोकस बहुत ही बुरा है इस कैमरे। तो सिनेमा कैमरा
कभी भी ऑटो फोकस के साथ नहीं आता है, चाहे वो 2 लाख का हो या फिर 50 लाख का हो, उसमें ऑटो फोकस नहीं होता। उसमें अलग से एक फोकस पुलर होता है जो फोकस पुल करता है। तो जितने भी सिनेमा कैमरे होते हैं उन सब में मैनुअल फोकसिंग का ऑप्शन होता है। अब बात करते हैं इसकी कीमत की गाइस। तो अभी इंडियन मार्केट में इसकी कीमत 2,18,800 है। और अगर हम 23,000 रुपए का सॉफ्टवेयर जो कि इसके साथ फ्री आ रहा है उसकी कीमत को घटा दे तो ये कैमरा 2 लाख के नीचे का है। मजाक लग रहा है ना, मतलब एक सिनेमा कैमरा 2 लाख के नीचे में मिल रहा है, लेकिन ये सच है गाइस, ये सच में 2 लाख के नीचे का है। मतलब आज की डेट में अगर मैं इमेजिन करूं तो मेरे को इसके आसपास कोई कैमरा दिख नहीं रहा जो कि आपको प्रोरेस और रॉ एक एसएसडी में रिकॉर्ड करने का फीचर देता हो, जिस कैमरे के अंदर आपको इनबिल्ट एनडी मिले और प्लस सारे ऑलमोस्ट सारे प्रोफेशनल कनेक्टर और पोर्ट्स का ऑप्शन हो, और जो टॉप क्वालिटी की वीडियो निकाले। मतलब ऐसा एक भी कैमरा मेरे को नजर नहीं आ रहा जो 2 लाख के आस, दो छोड़ो 2.5 लाख के आसपास भी हो। हाँ, कुछ कैमरे हैं जिन्होंने अब रॉ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। पैनासोनिक S5 भी रॉ रिकॉर्ड कर सकता है, A7S3 भी रॉ रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन आप एक बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर रहे हैं। उन सब में रॉ रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक एक्सटर्नल मॉनिटर लगाना पड़ेगा जिसकी कीमत ही लगभग 70 से 80 हज़ार रुपए होगी। और अगर कैनन R5 वाले ऐसे करके अपना हाथ उठा रहे हैं तो मैं ये पहले बता दूं कि कैनन R5 में हम सबको पता है कि वो कितनी देर रॉ रिकॉर्ड कर सकता है, और हम सबको ये भी पता है कि उसको ठंडा होने में कितना टाइम लगता है। ये प्रॉपर सिनेमा कैमरा है, इसमें कूलिंग का पूरा सिस्टम है, अंदर फैन वैन लगा है, तो ये कभी ओवर हीट होगा ही नहीं। आप इसको पूरे दिन रिकॉर्ड करो। और मेरे को लग रहा है कि मेरा नेक्स्ट कैमरा यही होने वाला। आप मेरे को बताओ कि आपका क्या विचार है। अगर आप एक बिगिनर फिल्म मेकर हो और आपका पूरा का पूरा फोकस फिल्म मेकिंग है तो क्या आप इस कैमरे को लोगे? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? मेरे को इस बात का जवाब दीजिए इस नीचे वीडियो में, नीचे कमेंट करिए। आप मेरे को इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो करके वहाँ पे भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। और बस मैं अगली वीडियो लेके जल्दी हाजिर होता हूँ, तब तक आप एंजॉय करिए, हैव फन, बाय बाय एंड आई विल सी यू सून।